हम लोग साइंस में केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और पिछले क्लास में हम लोग परमाणु संरचना शुरू किए थे और आज से इसमें स्टार्ट कर रहे हैं कक्षा, ऑर्बिट स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए कक्षा किसको कहते हैं, ऑर्बिट किसको कहते हैं, तो परमाणु का कक्षा किसको कहते हैं, नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार पथ को क्या कहते हैं, कक्षा ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, कक्षा कहते हैं। नाभिक के चारों तरफ के वृत्ताकार पथ को क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। अब कक्षा को हम लोग किससे दर्शाते हैं, तो कक्षा को याद रखिएगा KLMN, बड़ी अक्षर KLMN से दर्शाया जाता है। कक्षा को किससे दर्शाते हैं, KLMN से हम लोग कक्षा को दर्शाते हैं। नाभिक के सबसे नज़दीक वाले कक्षा को क्या लिखते हैं, K। नाभिक के सबसे नज़दीक वाला कक्षा, नाभिक के सबसे नज़दीक वाला कक्षा K, यानी पहला कक्षा K से शुरू होता है, उसके बाद L M N। ठीक है, तो सबसे नाभिक के सबसे नज़दीक कक्षा क्या होता है, K, और फिर क्रमानुसार बढ़ते जाता है। अब आइए बोर-ब्यूरी ने क्या कहा था, मॉडल दिया था, इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में चक्कर लगाएगा जिस कक्षा का कोणीय संवेग क्या होगा, NH/2 पाई। तो NH/2 पाई किसने दिया, बोर-ब्यूरी, बोर-ब्यूरी ने NH/2 पाई। NH/2 पाई। N क्या है, कक्षा की संख्या, N क्या है, और H क्या है, प्लांक नियतांक, H क्या है, तो NH/2 पाई, NH/2 पाई। तो ध्यान रखना है, बोर-ब्यूरी मॉडल यानी बोर-ब्यूरी ने दिया है। अब आगे आइए, कोणीय संवेग, यहाँ पे कोणीय संवेग का चर्चा हुआ है। कोणीय संवेग जो होता है MVR, कोणीय संवेग जो होता है MVR बराबर NH/2 पाई। MVR जो कि कोणीय संवेग है, MVR बराबर NH/2 पाई। तो H बराबर बताइए सूत्र क्या निकलेगा, H बराबर सूत्र निकलेगा MVR × 2 पाई बटा N। H बराबर यानी प्लांक नियतांक पूछता है एग्जाम में, प्लांक नियतांक H बराबर MVR 2 पाई, MVR 2 पाई बटा N। ठीक है, अब देखिए प्लांक नियतांक समझिए, प्लांक नियतांक का SI मात्रक क्या होगा, प्लांक नियतांक खूब पूछता है एग्जाम में। प्लांक नियतांक का SI मात्रक, इसका SI मात्रक होता है kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। प्लांक नियतांक का SI मात्रक kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। प्लांक नियतांक का मात्रक, प्लांक नियतांक का मान क्या होता है, वैल्यू, प्लांक नियतांक का मान होता है 6.626 गुना 10 पे पावर माइनस 34, 10 पे पावर माइनस 34। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांक नियतांक याद रखिएगा 6.626 गुना 10 पे पावर माइनस 34। क्या बोलिएगा, 6.626 गुना 10 पे पावर माइनस 34 kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड केवल है। ठीक है, हाँ। अब आगे आइए, कोणीय संवेग का मान कक्षा की संख्या पर निर्भर करता है। कोणीय संवेग का मान कक्षा की संख्या पर निर्भर करता है, क्योंकि कोणीय संवेग MVR बराबर NH/2 पाई, तो N के तो समानुपाती होता है। तो कोणीय संवेग का मान कक्षा की संख्या पर निर्भर करता है। कोणीय संवेग का न्यूनतम मान कितना, 1 होता है। कोणीय संवेग का न्यूनतम मान 1 होता है। कोणीय संवेग का न्यूनतम मान 1 होता है। और कोणीय संवेग का मान किस पे निर्भर करेगा, कक्षा की संख्या पर, कक्षा की संख्या पर। अब आगे आइए, बोर-ब्यूरी मॉडल के अनुसार, बोर-ब्यूरी मतलब इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाता है तो ऊर्जा का ना तो निर्माण और ना ही नष्ट होता है।
ऊर्जा का ना तो निर्माण और ना ही नष्ट होता है, वह क्या रहता है, नियत रहता है। तो ध्यान रखना है, बोर-ब्यूरी मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाता है तो ऊर्जा का ना ही निर्माण होता है और ना ही नष्ट होता है, ऊर्जा क्या रहता है, नियत रहता है। ठीक है, सुनिए, जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा, निम्न कक्षा से उच्च कक्षा का कहने का मतलब पहला कक्षा से हाँ दूसरे तीसरे कक्षा की ओर बढ़ेगा, यानी पहला कक्षा तो होता है के होता है, तो के से LMN की ओर बढ़े तो वही हुआ, निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो ऊर्जा क्या करता है, ग्रहण करता है, ऊर्जा का ग्रहण होता है। और वहीं अगर बात करें उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाएगा तो ऊर्जा का त्याग होगा, ऊर्जा का त्याग होगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना है कि जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा, निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाएगा तो ऊर्जा ग्रहण करेगा, ऊर्जा ग्रहण करेगा। निम्न से उच्च मतलब बाहर की ओर जाएगा, तब इलेक्ट्रॉन जब अंदर से बाहर की ओर निकल रहा है तो ऊर्जा का क्या करेगा, ग्रहण। और उच्च कक्षा से निम्न यानी बाहर से अंदर की ओर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ऊर्जा का त्याग होगा। बाहर जाएगा तो ग्रहण करेगा, बाहर जाएगा तो ग्रहण, अंदर आएगा तो त्याग, अंदर आएगा तो त्याग। आगे आइए, इस नियम बोर-ब्यूरी मॉडल के अनुसार प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन का अधिकतम संख्या क्या होता है, 2n²। कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n², 2n², जहाँ n क्या है, कक्षा की संख्या, कक्षा की संख्या है, 2n²। ठीक है, तो सुनिए, पहला कक्षा हमारा होता है k, दूसरा कक्षा l, तीसरा कक्षा m, चौथा कक्षा n। ठीक है, तो k का मान 1, पहला कक्षा में k कक्षा में n का मान क्या हो जाएगा, 1, क्या हो जाएगा, 1। तो 2n² में n का मान 1 रखिएगा तो कितना आ जाएगा, 2, यानी k कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितना, 2 निकलेगा, कितना, 2। और वहीं l कक्षा की बात करें, l कक्षा मतलब दूसरी कक्षा, यानी n का मान 2, 2n² में 2 रखिएगा तो कितना निकल जाएगा, 8 निकल जाएगा, यानी दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 8। उसी तरह तीसरा में 3 रखिएगा तो निकलेगा 18, चौथा में 4 रखिएगा तो कितना निकलेगा, 32। तो 2n² से हम लोग किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या बता सकते हैं। तो पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8, तीसरा में 18, 32, इस तरह बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये बोर-ब्यूरी मॉडल के अनुसार है, बोर-ब्यूरी नियम भी बोलते हैं। तब बोर-ब्यूरी नियम याद रखिएगा, बोर-ब्यूरी नियम में 2n² फार्मूला भी बोर-ब्यूरी नियम में ही मिला है। ठीक है, 2n²। अब आगे आइए, तो प्रत्येक कक्षा की कई उपकक्षाएं होती है, प्रत्येक कक्षा की कई उपकक्षा होती है। ठीक है, जिसे हम लोग SPDF अक्षरों से सूचित करते हैं। कक्षा को KLMN से सूचित करते हैं, कक्षा को बड़ी अक्षर KLMN और उपकक्षा को SPDF, छोटी SPDF, छोटी लेटर SPDF। तो ध्यान रखना है, कक्षा को किस में बांटा गया है, उपकक्षा में, कक्षा को उपकक्षा में, और उपकक्षा का नाम दिया गया है छोटी SPDF। ठीक है, तो उपकक्षा को हम लोग इंग्लिश में सब सेल भी बोलते हैं, सब सेल। अब आइए, तो S की बात करें, S उपकक्षा, P उपकक्षा, D उपकक्षा और F। ठीक है, तो सुनिए, S उपकक्षा में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। S उपकक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ। अब P उपकक्षा में अधिकतम कितना, 6, P उपकक्षा में 6। D उपकक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 10, D में 10। F उपकक्षा में
14 इलेक्ट्रॉन, 2 6 10 14, ठीक है, 4 4 बढ़ रहा है ना, 2 से 6 4 बढ़ा, फिर 6 से 10 4 बढ़ा, 10 से 14 4 बढ़ा, ठीक है। तो SPDF में याद रखिएगा 2 6 10 14, ठीक है। S में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। P में कितना? 6, D में कितना? 10, F में कितना? 14, ठीक है। F में कितना? 14, ठीक है। अब आइए हुंड का नियम, हुंड का नियम। तो हुंड का नियम देखिए क्या है। तो सभी कक्षक में पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके देना है, उसके बाद पुनः दोहरा दिया जाता है। कक्षक देखिए, कक्षक जो होता है ऑर्बिटल, एक बॉक्स में क्या भरा जाता है? बॉक्स में इलेक्ट्रॉन को एक सिंबल द्वारा भरा जाता है। किसके द्वारा? सिंबल द्वारा, एक तीर के द्वारा, आधी तीर, ठीक है, आधी तीर के द्वारा एक बार सीधा, उसके बाद उल्टा भरा जाता है। एक बार ऊपर की ओर, आधी तीर जो रहेगा ऊपर की ओर सभी बॉक्सों में भरा जाएगा, फिर क्या भरा जाता है, उसके बाद उल्टा, हाँ, पुनः दोहराया जाता है, ठीक है, पुनः दोहराया जाता है। तो हुंड का नियम तो याद रहेगा, ठीक है। हुंड का नियम ये आधी तीर के जैसा रहेगा। किसके जैसा रहता है? आधी तीर के जैसा ये रहता है। तो सभी कक्षक में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। सभी कक्षक में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन, उसके बाद पुनः दोहराया जाता है। शुरू से, स्टार्टिंग से आकर फिर से दोहराया जाता है, ठीक है। तो यही है हुंड का नियम। ये क्या है? हुंड का नियम। उसके बाद जो है अफावाउ का नियम। ये सारे नियम जो दिए गए हैं इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित करने के लिए नियम दिया जा रहा है, ठीक है। तो पहला नियम कौन था? पहला नियम बोर-ब्यूरे मॉडल था, बोर-ब्यूरे नियम, ठीक है, जो 2n² दिए हैं। उसके बाद हुंड का नियम आया, हुंड का नियम। उसके बाद तीसरा जो है अफावाउ का नियम, अफावाउ का नियम। तो अफावाउ का नियम देखिए क्या इन्होंने कहा। इस नियम से तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसने दिए हैं? अफावाउ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसने दिए हैं? अफावाउ। तो अफावाउ के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात होता है। इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक में जाता है, इसके बाद उससे अधिक ऊर्जा वाले कक्षकों में क्रम से प्रवेश करेगी। इसी प्रकार दर्शाना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। इस प्रकार दर्शाना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग जानते होंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ये जो होता है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं। और ये किसने दिए हैं? अफावाउ ने, ठीक है। तो अफावाउ नियम में क्या दिए हैं? इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक में, इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा वाले, इलेक्ट्रॉन पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक में, उसके बाद अधिक ऊर्जा वाले कक्षक में, इस तरह क्रम चलते रहता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसने दिए हैं? अफावाउ। किसने दिए हैं? अफावाउ ने, ठीक है। इसको आप निकाल भी सकते हैं। जैसे देखिए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? तो परमाणु संख्या याद होना चाहिए। सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11। कितना होता है? 11। इसका अगर लिखिएगा तो 1s2, फिर 2s2, उसके बाद 2p6, 3s1, ठीक है। सबको जोड़िएगा तो देखिए 2 2 4 6 4 10 1 11। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलता है। इसका देखिए सूत्र भी बना सकते हैं। तो कैसे बनाइएगा? आप क्या कीजिए, एस वाले को क्या कीजिए, एक लाइन में लिख दीजिए, जैसे टेबल लिखते हैं 1s 2s 3s 4s 5s 6s लिख दिए हैं। एक घर छोड़ के 1s को छोड़ के 2s के सामने लिखिए आप 2p 3p 4p 5p 6p। उसी तरह एक घर छोड़िए, 2p के सामने छोड़िए 3p के सामने 3d 4d 5d 6d। फिर एक घर छोड़िए अब 4d के सामने 4f 5f 6f। और इसको क्या कीजिए, तिरछी तीर मार लीजिए,
ठीक है। और इस तरह से ये नियम बनता है। इसका डिटेल हम वीडियो जो है बोर्ड पे बताकर आपको समझा देंगे। अभी फ़िलहाल देख लीजिए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसने दिए हैं? अफ़ाबाउ नियम, ठीक है। अफ़ाबाउ ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए हैं, ठीक है। किसने दिए हैं? अफ़ाबाउ, ठीक है। अब आइए आगे, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या को हम लोग किससे दर्शाते हैं? जेड से। परमाणु संख्या को जेड से। एटॉमिक नंबर को किससे दर्शाते हैं? जेड से। जेड से। परमाणु संख्या की खोज किसने की है? मोसले। परमाणु संख्या की खोज मोसले ने। परमाणु संख्या की खोज मोसले। परमाणु संख्या का डिफिनेशन सुनिए। परमाणु संख्या का परिभाषा क्या है? तब प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। अर्थात किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। प्रोटॉन कहाँ होता है? तो नाभिक में होता है। तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या बोलेंगे, ठीक है। ऐसे देखिए, किसी भी परमाणु में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणात्मक। इलेक्ट्रॉन जो होता है अभिक्रिया करने के कारण इलेक्ट्रॉन घटता बढ़ता रहता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को नहीं, हम लोग परमाणु नाभिक में होता है वो अस्थाई होता है। परमाणु संख्या कभी भी घटता बढ़ता नहीं है। तो परमाणु की संख्या जो है, प्रोटॉन की संख्या को हम लोग परमाणु संख्या कहते हैं। प्रोटॉन नाभिक में जो होता है अस्थाई होता है। प्रोटॉन की संख्या क्या होता है? अस्थाई होता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन भले घटता बढ़ता रहता है। तो प्रोटॉन की संख्या को हम लोग परमाणु संख्या कहते हैं। उसके बाद देखिए, परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास। परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास। तो परमाणु द्रव्यमान को किससे सूचित करते हैं? ए से। परमाणु द्रव्यमान कैपिटल ए। परमाणु द्रव्यमान कैपिटल ए। अब परमाणु संख्या कैपिटल जेड, ठीक है। अब आइए, तो परमाणु द्रव्यमान किसको कहेंगे? तो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या के योग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योग को हम लोग क्या कहेंगे? परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। परमाणु संख्या बोले तो केवल प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या। अब परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के संख्या के योग को परमाणु द्रव्यमान करेंगे। ए बराबर पी प्लस एन। ए बराबर पी प्लस एन। हाँ, ए बराबर पी प्लस एन। और जेड बराबर केवल पी। जेड बराबर पी, ठीक है। अब देखिए, किसी का भी परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या निकालने बोले तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे सोडियम का परमाणु संख्या तो होता है 11। अब परमाणु भार होता है 23, ठीक है। सोडियम का परमाणु संख्या 11 और परमाणु भार यानी परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 23 होता है, ठीक है। कितना होता है? 23। इसमें अगर बोला जाए प्रोटॉन कितना, तो प्रोटॉन कितना, तो जितना परमाणु संख्या उतना ही प्रोटॉन ना, यानी प्रोटॉन 11। प्रोटॉन कितना? 11। इलेक्ट्रॉन भी कितना, तो इलेक्ट्रॉन भी तो बराबर ही होता है, ये भी 11। ये भी कितना? 11। न्यूट्रॉन कितना, तो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन अभी हम लोगों ने पढ़ा ए बराबर पी प्लस एन। ए बराबर पी प्लस एन। ए बराबर पी प्लस एन। पी मतलब जेड ही होता है ना, पी मतलब जेड। तो परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या को अंतर कीजिएगा तो न्यूट्रॉन निकलेगा। परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या का अंतर कीजिएगा तो क्या निकलेगा? एन। 23 माइनस 11 कितना हो जाएगा? 12। तो इस तरह से आप किसी भी परमाणु में किसी भी तत्व का आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना तक ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समस्थानिक से स्टार्ट करेंगे।